Today we learn chapter number 2 of class 8 and the chapter name is that microorganism, friends and food. Microorganism, friends and food. Now first of all we discuss about the content of this chapter. First point is given here, microorganism. Second, classification of microorganism. And after that, classification, we learn about the various types of classification of microorganisms, like beneficial microorganisms. Now, after that, we learn about the parts of the beneficial microorganism, like bacteria, like algae. This is the type of beneficial microorganism. Now discuss. First question arises from this topic is that what is microorganism? अब यहाँ क्वेश्चन उठता है आखिर माइक्रोऑर्गेनिज्म होता क्या है? तो M फॉर माइक्रो भी होता है, M फॉर माइक्रोऑर्गेनिज्म. देखिए माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म दिया है, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म. ये जो माइक्रो लिया गया है, आप माइक्रोस्कोप जानते होंगे. माइक्रो जो लिया गया है वो माइक्रोस्कोप वर्ड से लिया गया है. जैसे ये माइक्रोस्कोप ये है, तो ये जो माइक्रो लिया गया है ये किस वर्ड से लिया गया है? माइक्रोस्कोप वर्ड से. तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम छोटे ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्कोप. सपोज कीजिए ये हमारा एक छोटा ऑर्गेनिज्म है. अब ये हमारा नेकेड आईज के थ्रू नहीं दिख रहा है, तो इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप. मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू ही इस छोटा जीव को हम देख पाते हैं. तो कहने का अर्थात ये हुआ जो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता हो उसी को क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सपोज कीजिए ये अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये हमारा आंख से नहीं दिखता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Those organisms which are seen by microscope, it refers to the microorganism. या ये भी आप कह सकते हो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म रेफर्स टू द माइक्रोऑर्गेनिज्म. आइए याद रखने का हमेशा तरीका रखिएगा. M फॉर माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, M फॉर माइक्रोस्कोपिक होता है. मतलब जो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक हो उसी को क्या कहा जाएगा? माइक्रोऑर्गेनिज्म. ठीक है. अगर सपोज कीजिए ये एग्जांपल लीजिए, ये हमारा जो मार्कर है ये क्या माइक्रोस्कोपिक है? नहीं, क्योंकि इसे हम अपना नेकेड आई से देख सकते हैं, इसीलिए माइक्रोस्कोपिक नहीं है. अगर यही ये बूंदा सपोज कीजिए ये डॉट, अगर ये हमारा नेकेड आई से दिख जाता है तो ये भी माइक्रोस्कोपिक नहीं है, यानी कि ये भी माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं है. अगर यही नहीं दिखता तो क्या हो जाता है? ये माइक्रोऑर्गेनिज्म हो जाता है. माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब छोटा जीव, सबसे छोटा जीव. M for microorganism, M for microscope. Microscopic organism is refers to the microorganism. ये था आपका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का. अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. अब माइक्रोऑर्गेनिज्म को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म. क्या दिया है? बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म. दूसरा टॉपिक दिया है नॉन बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म. बी फॉर बेनिफिशियल होता है, बी फॉर बॉडी भी होता है, अब बी फॉर बेनिफिट भी होता है. देखिए बी फॉर बेनिफिशियल भी है, बी फॉर बॉडी भी होता है और बी फॉर बेनिफिट भी होता है. मतलब जो माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी को बेनिफिट देता हो उसी को क्या कहा जाता है? बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म. याद रखने का तरीका बी फॉर बॉडी और बी फॉर
बेनिफिट, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी को बेनिफिट देता हो उसी को क्या कहा जाता है, बेनिफिशियल। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रक्रिया में जब भोजन का डाइजेशन होता है या रिमूवल होता है, तो कभी कभी आप सुनते होंगे कि पेट के अंदर से एक जोंक लाइक स्ट्रक्चर निकला, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म निकला। तो वो क्या होता है, वो हमारे जो पेट के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये किस में आ जाता है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है, वो हमारे स्टोमक के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, फूड को रिमूव करने में मदद करता है, इसीलिए उसको किसके अंदर रखा जाता है, बेनिफिशियल। या एक ऐसा कॉमन एग्जांपल लीजिए, जैसे एग्जांपल दही आप खाते होंगे या दही खाते होंगे या बर्फ खाते होंगे, तो देखिएगा दही के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। जिसका क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। वो जब बैक्टीरिया किसी भी मिल्क में दिया जाता है तो वह मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। वह बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए इसको क्या रेफर करेंगे, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको फिर से मैं बता देता हूं, बी फॉर बॉडी भी होता है, बी फॉर बेनिफिशियल भी होता है, बी फॉर बेनिफिट होता है। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी को बेनिफिट देता हो उसी को क्या कहा जाता है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कभी भी एग्जांपल में पूछेगा तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बोल दीजिएगा, ठीक है। बॉडी, अब आइए, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करोगे, those microorganisms which provides benefit of our body, it refers to the beneficial microorganism। अब आ जाता है नॉन बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म। एंड फॉर नॉन भी होता है, एंड फॉर नॉट भी होता है, एंड फॉर नॉन, एंड फॉर नॉट, नॉट बॉडी बेनिफिट, एंड फॉर नॉन, एंड फॉर नॉट, बी फॉर बॉडी, बी फॉर बेनिफिट, नॉट बॉडी बेनिफिट, नॉट बॉडी बेनिफिट। ये तीन वर्ड, मतलब जो बॉडी को बेनिफिट नहीं देता हो तो वैसा ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, नॉन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट प्रोवाइड्स बेनिफिट ऑफ आवर बॉडी, इट रेफर्स टू द नॉन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर सपोज कीजिए हमारा जो बॉडी में डिजीज होता है, तो जो डिजीज हो रहा है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी किस चीज से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होता है, जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट नहीं होता है, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है। तो उसी को क्या कहेंगे, नॉन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या आप इसको ये भी कर सकते हैं, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो बेनिफिट नहीं करता हो बॉडी को, वही बैक्टीरिया, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डिजीज काउज कर जाएगा हमारे बॉडी के अंदर। तो नॉन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम क्या हो गया, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आइए ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं, ठीक है। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने पहले ही कहा, जो बॉडी को बेनिफिट देता है उसी को बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब आता है, जैसे पहला एग्जांपल मैंने दिया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है कि सभी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट है, कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये क्या है, बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, जो किसमें पाया जाता है, कर्ड में। किसमें पाया जाता है, कर्ड में। तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो है ये हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट है। तो ये क्या है, बैक्टीरिया है। तो कुछ बैक्टीरिया बेनिफिट भी देता है, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। तो बैक्टीरिया का भी टू टाइप, किसके बेसिस पे, बेनिफिशियल के बेसिस पे। पहला हार्मफुल बैक्टीरिया,
हार्मफुल बैक्टीरिया, दूसरा डिजीज, दूसरा डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैं पहले टॉपिक लिया हूं बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया हम मेरे लिए क्या है, हार्मफुल है, और कुछ बैक्टीरिया मेरे लिए क्या है, डिजीज काउजिंग है। कुछ बैक्टीरिया मेरे लिए हार्मफुल है और कुछ बैक्टीरिया मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो जो हार्मफुल है उसको कहा जाता है हार्मफुल बैक्टीरिया, और जो डिजीज काउज कर रहा है उसको कहा जाता है डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया। बेनिफिशियल में पहला बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। अब बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसके पास एक ही सेल रहता है, उसको क्या कहा जाता है, यूनिसेलर। क्या कहा जाता है, यूनिसेलर। तो बैक्टीरिया आर यूनिसेलर। अब उसके बाद इसको जो रखा गया है वह किंगडम ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि इसके पास रिजिड डिफिनिट सेल वॉल होता है। इसके डिफिनिट सेल वॉल के ही कारण इसको किंगडम में रखा गया है। जब आप हायर सेक्शन में जाइएगा तो एक चैप्टर पढ़िएगा डाइवर्सिटी, या 11th 12th में जाइएगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़िएगा। मतलब जंतुओं में वर्गीकरण एक टॉपिक ही है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि बैक्टीरिया को किंगडम में क्यों रखा गया, हम लोग को किस में रखा गया, बहुत सारा है। लेकिन अभी आपको इतना ही जानना है कि बैक्टीरिया एक यूनिसेलर है और इसको किंगडम में रखा गया है। किंगडम में इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसके पास रिजिड डिफिनिट सेल वॉल होता है, बिकॉज बैक्टीरिया हैव रिजिड डिफिनिट सेल वॉल, दैट्स व्हाई इट टेकन इनसाइड द किंगडम। अब बैक्टीरिया का बेनिफिशियल के बेसिस पे दो पार्ट, हार्मफुल बैक्टीरिया, डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया, और दूसरा बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया को ही क्या कहा जाता है, डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया, और बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट हो। हार्मफुल बैक्टीरिया में जैसे ले ले ये, और बेनिफिशियल बैक्टीरिया में एक ले ले, बेनिफिशियल बैक्टीरिया में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस आता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को क्या करता है, बेनिफिट देता है, इसीलिए इसको क्या चीज में रखा गया है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया में। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस इज द एग्जांपल ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अब हार्मफुल बैक्टीरिया में ले ले, जैसे टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस आप जानते हैं, ये एक टाइप का डिजीज है जो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो यो कुछ बैक्टीरिया टीबी भी काउज कर रहा है, लेकिन जो बैक्टीरिया से टीबी हो रहा है उसको किसमें रखा गया है, हार्मफुल बैक्टीरिया में। ठीक है, अब आते हैं अलगी। अब बहुत सारा बुक में आपको दिया, अभी तो नहीं पढ़ना है, बट अलगी भी हमारे लिए बेनिफिट है, ग्रीन एल्गी। आप कभी कभी देखते होंगे कि आपके हैंड पंप जहां पे हो, सपोज कीजिए ये आपका, सपोज कीजिए ये आपका हैंड पंप है, ठीक है, और हैंड पंप का जो ये लेयर है इस पे बहुत सारा एल्गी उपस्थित रहता है। क्या रहता है, एल्गी, इसको कहा जाता है ग्रीन एल्गी। जब हायर सेक्शन में जाइएगा तो एल्गी टाइप्स पढ़िएगा, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, ये सब पढ़ना है, लेकिन आपको इतना ही अभी समझना पड़ेगा, एल्गी आप अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते होंगे कजली, कजली हिंदी में है, ठेठी में जो भी, ठीक है। तो जो कॉल पे, हैंड पंप पे जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर एक लेयर जमा लेता है, दैट रेफर्स टू द एल्गी। कभी कभी आप पॉन्ड में चले जाओ, तालाब में चले जाओ, उसके ऊपर में ग्रीन लाइक डॉट दिखता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, एल्गी। एल्गी क्या है, ये एल्गी रहता कहां है, फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ पॉन्ड, लेक। मतलब ये जो एल्गी है किस चीज पे तैरते रहता है,
ये पॉन्ड के सरफेस पे या लेक के सरफेस पे। अब अलगी क्या है? ऑटोट्रॉफ्स है। अब ये क्या है? प्रोवाइड फूड इन पॉन्ड। अब अलगी क्यों बेनिफिशियल है? हमारे लिए अलगी इसीलिए बेनिफिशियल है क्योंकि अलगी एक प्रोटेक्टिंग लेयर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जैसे अगर पॉन्ड में, और अलगी हमें इसीलिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये प्रोटेक्टिंग लेयर देता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉन्ड में रहते हैं, एज वेल एज फूड भी प्रोवाइड करती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉन्ड में अवेलेबल है। तो अलगी की जरूरी इसलिए है क्योंकि अलगी एक प्रोटेक्टिंग लेयर प्रोवाइड करती है और दूसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड भी प्रोवाइड करती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां रहते हैं? पॉन्ड में रहते हैं, लेक में रहते हैं। तो सबसे पहला अलगी हमेशा कहां पाया जाएगा? सरफेस ऑफ द पॉन्ड एज वेल एज लेक। उसके बाद ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। हम पहले भी लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम ऑटोट्रॉफ्स, हिटरोट्रॉफ्स के बारे में डिस्कस किए थे। ऑटोट्रॉफ्स मींस दैट those organisms which synthesize their own food, it refers to the autotrophs। और अलगी क्या है? ये सिंथेसाइज करता है अपना फूड। तो ये क्या हो जाएगा? ये किस प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है? फोटोसिंथेसिस को। इसीलिए क्या है? ग्रीन है। लेकिन जब आप हायर सेक्शन में जाइएगा तो इसका क्लासिफिकेशन जब पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कुछ अलगी ग्रीन क्यों होता है, कुछ अलगी ब्लू क्यों होता है। लेकिन आपको अभी इतना ही जानना है कि ये अलगी ग्रीन होता है क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स है और ये फोटोसिंथेसिस को फॉलो करता है। अब अलगी क्या करता है? प्रोवाइड क्या करता है? फूड। किसमें? पॉन्ड में। ठीक है। नॉन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं नॉन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी को बेनिफिट नहीं देता हो उसी को नॉन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और ये भी मैंने साथ साथ बताया था कि बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो बॉडी को बेनिफिट देता है। कुछ बैक्टीरिया बेनिफिट देती है, कुछ बैक्टीरिया नहीं देती है। तो उसका भी कुछ क्लासिफिकेशन बताया था। लेकिन अब हमको जो पढ़ना है नॉन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सबसे पहला नॉन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पहला टॉपिक पॉइंट है वायरस। वायरस ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये हमारा नेकेड आइज से नहीं दिख पाता है, इसीलिए इसको किस चीज में रखा गया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अब ये क्या है? लिविंग भी है एज वेल एज नॉन लिविंग भी है। ये वायरस जो है वह सजीव भी है और निर्जीव भी है, मतलब लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। अब जानते हैं कि ये वायरस लिविंग कब होगा? जब किसी भी होस्ट बॉडी में इंटर कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। नॉन लिविंग जब यह एनवायरनमेंट में अवेलेबल रहता है, जब ये एनवायरनमेंट में अवेलेबल रहता है तब ये नॉन लिविंग में रहता है। जब किसी होस्ट बॉडी में एंटर कर जाता है तो तब क्या हो जाता है? लिविंग हो जाता है। जब किसी भी होस्ट बॉडी में इंटर कर गया तब वह डिजीज काउज करने लगता है। वह क्या करता है? डिजीज काउज करने लगता है। कब? जब यह वायरस किसी के बॉडी में एंट्री कर जाता है। जैसे अभी लॉकडाउन चल रही है आप लोग के एरिया में और यहाँ भी लॉकडाउन चल रही है, तो ये क्या हो रहा है? क्यों? इस वायरस के ही प्रेजेंस पे जो आप नाम सुनते हैं कोरोना वायरस। कोरोना क्या है? वायरस है। जब यह एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में था तो यह क्या था? नॉन लिविंग था। वही जब किसी होस्ट बॉडी में इंटर कर गया तो ये क्या हो गया? लिविंग हो गया। और वायरस जब भी होस्ट बॉडी में एंट्री करेगा तब यह लिविंग बन जाएगा और अपना जनसंख्या में भी वृद्धि करेगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इनसाइड द होस्ट बॉडी बिकॉज इट गेन न्यूरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी। क्योंकि ये अपना फूड भी किससे लेगा? होस्ट बॉडी से लेगा। इसलिए किस में आ जाता है? लिविंग में। नॉन लिविंग जब एनवायरनमेंट में फ्री स्टेट में रहे। और कोई
काउज करता है। जब आप हायर सेक्शन में जाइएगा तो कुछ वायरस को यूज किया जाता है किसी चीज को ठीक करने में। जब हायर सेक्शन में जाइएगा तो इसका भी क्लासिफिकेशन पढ़िएगा। some virus are useful for us but most of the virus are not useful for us। ठीक है, आइए, लेकिन अभी आपको इतना ही जानना है कि वायरस क्या है, नॉन बेनिफिशियल में रखा गया है। जब आप हायर सेक्शन में जाओगे, +2 में, +1 में या उससे भी हायर में जाओगे, तब आप पढ़ोगे कि वायरस, कुछ अमाउंट में वायरस भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको फीवर आता है। ये जो होता है फीवर, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है फीवर में, हाई हो जाता है। ये किसके प्रेजेंस पे होता है, वायरस के प्रेजेंस पे। और अकॉर्डिंग टू साइंस फीवर होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये किसके प्रेजेंस पे होता है, वायरस के प्रेजेंस पे होता है। और बॉडी में जो फीवर होता है यह इन अ ईयर या इन अ 6 मंथ होना जरूरी है, क्योंकि ये जो बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेनेंस करने में मदद करता है ये फीवर। खैर, ये सीनियर टॉपिक के लिए है, ये बस इतना ही आप जानो इसमें कि वायरस नॉन बेनिफिशियल में अभी रखा गया है। दूसरा है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या आता है, ये एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। क्या एग्जांपल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। और ये किस टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ये जो डिपेंड रहता है किसी भी होस्ट बॉडी पे, किसी भी होस्ट बॉडी पे टू गेट न्यूट्रिशमेंट। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस क्लास में 7 में पढ़ा होगा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो किसी भी बॉडी पे क्या करता हो, बैठता हो और वहां से अपना न्यूट्रिशमेंट गेन करता हो, दैट रेफर्स टू द पैरासाइटिक। एंड प्रोटोजोआ आर द एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आता है इट, ये भी क्या आता है, प्रोटोजोआ नॉन बेनिफिशियल में रखा गया है। और इस ऐसे एक एग्जांपल मैंने देता हूं, मलेरिया। मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ के ही प्रेजेंस पे होता है। होता कैसे है, आप जानते होंगे, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि एनोफिल्स मॉस्किटो जब हमको बाइट करती है तो क्या करता है, प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में क्या करता है, छोड़ देता है। और यह किसका फॉर्म है, प्रोटोजोआ का फॉर्म है। P for protozoa, P for plasmodium. When plasmodium put inside the blood through the Anopheles mosquito, then it causes malaria. उसके बाद आ जाता है फंगी। फंगी क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट्स है। फंगी क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट्स है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फॉलो नहीं करती है और ये अपना न्यूट्रिशमेंट कहां से गेन करती है, डेड और डिके ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद ये जो डिजीज काउज करता है, जैसे आप फंगल डिजीज, आप लोकल लैंग्वेज में बोलते होंगे, खुजली हो गया, नोचनी हो गया, ये किसके प्रेजेंस पे होता है, फंगी के प्रेजेंस पे। तो F फॉर फंगी होता है, F फॉर फंगल डिजीज होता है। जो भी फंगल डिजीज हो रहा है वह किसके प्रेजेंस पे हो रहा है, फंगी के प्रेजेंस पे। और ये क्या है, नॉन ग्रीन है और ये कहां से न्यूट्रिशमेंट गेन करता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से।